हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मुकेश कटारे, आप सभी का स्वागत अनअकैडमी पर। दोस्तों, आज की हमारी क्लास जो है, ये क्लास का संबंध रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था से। पुराने लेक्चर भी इसी से जुड़े हुए थे और ये भी इसी से संबंधित है। 2019 की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसमें भी ये काम आएगा टॉपिक, साथ ही साथ 2020 जो बदला हुआ सिलेबस है उसमें भी ये काम आएगा। राइट। किताबों में आपको पढ़ने को बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन जो एक अप्रोच होती है, जो एक कंसेप्ट होता है, जो जब तक हमारे अंदर नहीं बनेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, तब तक हम उसमें ज़रा सा भी अगर क्वेश्चन में बदलाव आ जाए, थोड़ा बहुत भी हेरफेर आ जाता है, तो हम उसको नहीं लिख पाते। राइट। तो भारत में जो आर्थिक सुधार हुए, आखिर उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, क्या पृष्ठभूमि थी कि जिसकी वजह से ये आर्थिक सुधार हुए, जब तक हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम सही एक अच्छा आंसर नहीं लिख सकते। राइट। तो इसको आप मेरे साथ में नोट डाउन कर सकते हैं और मैं आपको पूरी अप्रोच बना के दूंगा कि आखिर आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, आर्थिक सुधार क्या सिर्फ 1990 से माने जाते हैं या इसके बारे में पहले से ही काम किया गया था। ठीक है। हमें पता है कि अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर होते हैं, जिसमें एक होता है एग्रीकल्चर और दूसरा होता है इंडस्ट्री और तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं सर्विस सेक्टर। ये तीनों ही महत्वपूर्ण होते हैं पूरी इकॉनमी में। ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर ये महत्वपूर्ण होता है, ये सारे के सारे सेक्टर हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक। जब ये तीनों ही सेक्टर महत्वपूर्ण हैं, तब इनके लिए क्या कार्य किए गए थे। देश हमारा आज़ाद हो गया 1947 में, 1947 में देश को आज़ादी मिली। अब देश की आज़ादी के बाद 2 प्रकार की विचारधाराएं रहती हैं। मिस्टर नेहरू ये देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। दूसरी तरफ गांधी जी, तो गांधी जी की हत्या तो हो चुकी है मगर उनके विचार अभी जीवित हैं। दोनों की विचारधाराओं में अंतर है। क्या अंतर है? तो गांधी जी की जो सोच है उसको हम बोलते हैं गांधीयन इकोनॉमिक्स, यानी वो ये कहते हैं कि देश की अधिसंख्यक आबादी जो है वो कहाँ निवास करती है? ग्रामों में निवास करती है। जब अधिसंख्यक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, इसलिए फोकस किस पर किया जाना चाहिए? कृषि पर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कृषि पर निर्भर है। राइट। और कृषि पर निर्भर है तो इसलिए कृषि या कुटीर उद्योग जिन्हें हम कह सकते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करो, डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ाओ, लघु उद्योग पर ज़्यादा ध्यान दो। लेकिन नेहरूवियन इकोनॉमिक्स से वो क्या कहती है, वो देश का जो विकास का आधार है वो क्या मान के चलते हैं कि उद्योगों के विकास से ही हम देश का विकास कर सकते हैं। उनका मानना ये रहता है। राइट। तो अब हुआ क्या कि एक तरफ तो पंचवर्षीय योजनाएं लागू कर दी जाती है देश में, 5 ईयर प्लान। पंचवर्षीय योजनाएं लागू करने के पीछे का कारण क्या था कि 1938 में एक प्लान आता है जिस प्लान को हम लोग कांग्रेस प्लान के नाम से जानते हैं, और इसको लेकर प्रश्न पूछा भी जा चुका है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा गया था कि एनपीसी, नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है, इसका गठन किसके द्वारा किया गया था। तो 1938 में ये कमेटी जो बनाई थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। इस एनपीसी की रिपोर्ट आज़ादी के बाद आती है और इसमें भी क्या बात की गई थी कि देश का विकास कैसे होगा और उद्योगों के आधार पर किया जाएगा। तो पंचवर्षीय योजनाओं में जब पहली पंचवर्षीय योजना थी तो उसमें क्या किया गया, उसमें तो कृषि पर फोकस कर दिया कि पहली प्रायोरिटी है एग्रीकल्चर। मगर अब हमें उद्योगों के विकास पर भी तो ध्यान देना है। तो इसके लिए जो पॉलिसीज बनाई गई, तो सबसे पहली जो पॉलिसी आती है वो आती है 1948 में, जिसे हम कहते हैं भारत का औद्योगिक नीति प्रस्ताव। औद्योगिक नीति प्रस्ताव, इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन प्रपोजल, ईयर 1948। इस प्रस्ताव के द्वारा क्या बातें की गई, क्या चीज़ें रखी जाती हैं, उस पर भी बात करने। यहीं से हमारी अप्रोच बनना शुरू हो जाएगी कि आखिर हम पढ़ना क्या है।
हम क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे। जब तक ये क्लियर नहीं होगा आप आर्थिक सुधारों को अच्छे तरीके से समझ ही नहीं सकते। ठीक है, तो नोट डाउन करते जाओ मेरे साथ में। 1948 की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के अंतर्गत कुछ बातें डिक्लेयर करती है भारत सरकार। क्या डिक्लेरेशन किया? पहला डिक्लेरेशन करते हैं कि हमारे देश का जो इंजन होगा, कौन सा इंजन होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो उद्योग होंगे। हमारे देश की इकोनॉमी कैसी होगी? मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, यानी कि ये मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब इसको बताते हैं कि को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, मतलब निजी लोग भी रहेंगे और सरकारी संस्थाएं भी काम करेंगी, दोनों साथ में मिलकर करेंगी, सह अस्तित्व निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का। ठीक, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने भी देश स्वतंत्र हुए आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उन देशों ने 3 प्रमुख बातें अपने यहाँ अपनाई। पहली व्यवस्था क्या थी कि हमारे देश में होगा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तो सबने डेमोक्रेसी रखी, हमने भी डेमोक्रेसी रखी। फिर बोलते हैं कि संविधान प्रमुख होगा, यानी शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए लिखित संविधान होना चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने ये भी मान लिया। और तीसरा फैशन था कि देश के आर्थिक विकास के लिए सिस्टम हम मिक्स्ड इकोनॉमी मानेंगे, क्योंकि एक तरफ चलता है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, तो इसके विपरीत चलता है जिसे कहते हैं साम्यवाद या कम्युनिस्ट इकोनॉमी। तो हम सिर्फ इस पे भी फोकस नहीं करने वाले, हम इस पे भी फोकस नहीं करने वाले, दोनों का मिला जुला जो रूप होता है उसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारी इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली होगी। कुछ सेक्टर जो हैं वो आरक्षित कर दिए गए इस पॉलिसी के द्वारा, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, कि इन सेक्टर में सिर्फ सरकार काम करेगी। वो कौन कौन से सेक्टर थे? वो सेक्टर थे, नंबर 1 आयरन एंड स्टील, यानी लोह और इस्पात। सेकंड, दूसरा क्या था? रेलवे। तीसरा सीमेंट इंडस्ट्री, इस पर भी भारत सरकार ही काम करेगी। चौथा यहाँ पर क्या रखा गया? चौथा रखा गया सिविल एविएशन। सिविल एविएशन मतलब नागरिक उड्डयन जिसे कहते हैं। पांचवा क्या रखा गया? शिपिंग, यानी कि जहाजरानी के नाम से जिसे जाना जाता है। और छठवां और लास्ट था इलेक्ट्रिसिटी। इन सेक्टरों को रिजर्व कर दिया जाता है फॉर गवर्नमेंट। अर्थव्यवस्था मिश्रित होगी, मगर ये 6 सेक्टर जो हैं ये सरकार के लिए रिजर्व होंगे। 1956 में ये सब क्या कहलाने लगे? इन्हें PSUs कहा जाने लगा, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम इन्हें नाम दे देते हैं। क्लियर है ये बात? पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें क्या रखा जाता है इस रेजोल्यूशन में कि हथियारों का उत्पादन वो कौन करेगी? वो सरकार करेगी, यानी आर्म्स एंड एम्यूनेशन, अस्त्र और शस्त्र, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन ये भी सरकार ही करेगी। अगली बात कि इस पॉलिसी की, ये इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन जो पॉलिसी है 1948 वाली, तो इस पॉलिसी की समीक्षा की जाएगी। कब की जाएगी? 10 सालों के बाद। चलो 10 साल के बाद देखते हैं क्या हुआ देश में स्थिति। 10 तो नहीं, मगर उसके पहले ही इस पॉलिसी की समीक्षा कर दी गई। कब? 1956 में। तो अब भारत का 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव आया। नोट करने वाले पॉइंट है औद्योगिक नीति प्रस्ताव। ये महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति है भारत सरकार की। इसकी प्रमुख बातें क्या की गई? तो इसमें क्या किया था कि देश में जितने भी उद्योग हैं उन उद्योगों को 3 लिस्ट में डिवाइड कर देते हैं। यानी पहली जो लिस्ट थी जिसे हम कह सकते हैं कि अनुसूची A, इसमें 17 प्रकार के उद्योग रखे गए। और इन 17 प्रकार के उद्योग किसके लिए रखे गए? इनको सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही संचालित करेगी, वही चलाएगी, वही बनाएगी। यानी ये एक प्रकार से क्या कहलाने लगते हैं? इन्हें हम CPSUs कहते हैं,
सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकर। ठीक, CPSUs यानी खनिज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, विद्युत उत्पादन हो गया, ये सारे काम केंद्र सरकार करेगी। ओके, दूसरी लिस्ट जो थी, जो बी लिस्ट थी, उसमें क्या रखा जाता है बी लिस्ट में? तो बी लिस्ट यानी इसमें लगभग 13 सेक्टर थे, 13। इनको रिजर्व करना था राज्य के लिए, यानी राज्य सरकारों के लिए। राज्यों को क्या करना था कि राज्यों को इसमें इनिशिएट लेना था, पहल करना था, और आगे चलकर प्राइवेट सेक्टर इन कामों को करेगा, यानी प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करना था। ठीक, जैसे केमिकल इंडस्ट्री हो गई, ड्रग्स बनाने वाले हो गए, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो गई, तो इन्हें क्या नाम देते हैं? इन्हें नाम देते हैं स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकर, SPSUs के नाम से इन्हें हम जानते हैं। ओके, अब अगला पॉइंट क्या किया जाता है? लिस्ट नंबर C, ये निजी सेक्टर के लिए, यानी यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर उद्योग लगा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। ये केंद्र के लिए रिजर्व है, ये राज्य के लिए, ये और इसके लिए। इस पॉलिसी में एक बड़ा प्रोविजन जो था कि लिस्ट B और लिस्ट C, इनके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा, कोटा लेना पड़ेगा, यानी इसे हम LPQ राज के नाम से भी जानते हैं, लाइसेंस परमिट कोटा राज। क्यों किया गया लाइसेंस परमिट कोटा राज? तो इसका अगर एक लाइन में आंसर देना चाहो तो क्या दोगे? कि देश के संसाधनों का समुचित विकास करने के लिए। क्यों समुचित विकास कैसे हो पाएगा? कि उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस चाहिए, आपको मिल चुका है, अब नए व्यक्ति को देंगे, अब दोबारा से आपको लाइसेंस नहीं देंगे, तो सभी को अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? आगे चलकर इसकी बुराई की जाती है लाइसेंस परमिट कोटा राज सिस्टम की। तो ये 3 लिस्ट 1956 LPQ की शुरुआत हो गई। महत्वपूर्ण बातें और कि PSUs पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, एम्फेसिस ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकर। इनको कहाँ लगाएंगे? इनको पिछड़े इलाकों में लगाएंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपनी फैक्ट्री उसी स्थान पर लगाता है जहाँ उसको प्रॉफिट होगा। वो आर्थिक रूप से पिछड़े इलाकों में नहीं लगाएगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट नहीं होगा। तो पिछड़े इलाकों में इनकी हम स्थापना करेंगे। इसमें फोकस किया गया कि आय और संपत्ति, इसकी जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, उस इनइक्वालिटी को दूर करने की कोशिश की जाएगी। रोजगार के सृजन पर फोकस किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। मॉडर्नाइजेशन पर जोर दिया गया, आधुनिकीकरण करें। ये सारी बातें 1956 की पॉलिसी के अंतर्गत आ जाती हैं। क्लियर? तो 1956 की पॉलिसी है। आपको याद होगा सेकेंड 5 ईयर प्लान भी 1956 में स्टार्ट होता है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से जब 56 में चली, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कृषि, और 1956 से दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई, उसमें हैवी इंडस्ट्रीज पे जोर दिया गया। हैवी इंडस्ट्रीज यानी बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर लगाए गए। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि आखिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दिया गया, इनको क्यों बढ़ाया गया? तो उसका भी आंसर हम यहीं खोज लेते हैं, राइट? इसी टॉपिक को इसमें जोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं। ओके, और अगले टॉपिक पर चलूं उसके पहले अनअकैडमी प्लस के बारे में जानकारी आपको दे देता हूं। मेरी क्लासेस अनअकैडमी प्लस पर रेगुलर रहती है। अनअकैडमी प्लस में स्टार एजुकेटर में मैं हूं, पिछले 1 साल से मैं यहां पर लेक्चर ले रहा हूं। इसे ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड मुकेश लाइव यूज करेंगे। फ्री टेस्ट सीरीज यहां पर आपको मिलती हैं, उनको आप ले सकते हैं। एट प्रेजेंट मेरी जो इथिक्स की क्लास है शाम को 4 बजे होती है। एक और क्लास जो स्टार्ट हुई है पेपर 2B फॉर 2020 के लिए, ये सुबह 9 बजे रहती है। इसमें पूरा जो पेपर 2B है ये कंप्लीट कराऊंगा। 12 जुलाई से आप यहाँ पर मुझसे पढ़ेंगे पॉलिटी के बारे में, भारतीय राज व्यवस्था पूरा का पूरा, मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स दोनों के तरीके से उसको देख सकते हैं। फ़ायदा क्या अनअकैडमी प्लस से? स्टडी फ्रॉम होम, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, मात्र 17 रुपये खर्च होते हैं, EMI का ऑप्शन मिल जाता है और कई सारी फ्री क्लासेस ले पाते हैं। भारत के टॉप एजुकेटर की क्लास आपको मिलती है।
यहाँ MPPSC की एक चैम्पियनशिप है, उस चैम्पियनशिप का आप एनरोलमेंट करा लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। लास्ट टेस्ट है इसका 12 जुलाई को होगा, वो आप दे सकते हैं। अनअकैडमी की मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन के लिए आपके सामने चॉइस है, 1 महीने से लेकर के 24 महीने तक किसी भी कोर्स में आप जा सकते हैं। अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग फीस है। जब ये आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट में नीचे ये मांगता है रेफरल कोड, वहाँ मुकेश लाइव या मुकेश कटारे लिखने पर आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाता है, राइट। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने का, उसे ज्वाइन कर लें और इन क्लास का आनंद लें। लौट कर आते हैं कि PSUs का महिमा मंडन आखिर क्यों किया गया, क्यों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उन पर ध्यान दिया गया। ये अप्रोच बनाने वाला लेक्चर है। इसको अगर आप ऐसे ही समझते हो कि बेकार जाएगा तो ये बेकार नहीं जाएगा, ये आपको इंटरव्यू तक काम आएगा। नेहरूवियन इकोनॉमिक्स के नाम से इसे हम प्रचारित किया गया है। नेहरूवियन इकोनॉमिक्स यानी नेहरू जी। तो नेहरूवियन इकोनॉमिक्स का मानना था कि देश का विकास औद्योगिक विकास के आधार पर होगा, और उनकी उस थ्योरी को थ्रू ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है वो भी समझते हैं। आपने देखा होगा कि शंकर जी का जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर एक कुछ बर्तन लटका देते हैं, कोई मटका लटका देते हैं इस टाइप का, राइट। उसमें पानी भर देते हैं, नीचे एक सुराख बना देते हैं होल, और वहाँ से वो पानी रिसता रहता है। तो इसी प्रकार से ये क्या है, ये है हमारा PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकर। ये जो नीचे इसमें से रिसाव होगा, इस रिसाव ये किसके ऊपर गिरने वाला है, तो ये गिरने वाला है भारत, इंडिया। कैसे, तो देखो PSUs लगाने के पीछे कारण क्या थे, इनका महिमा मंडन क्यों किया गया। पहला कारण नंबर 1 है कि देश के विकास का जो आधार था वो क्या था, उद्योग। तो उद्योगों पर देश के विकास की नींव रखी गई, फाउंडेशन। तो इसलिए उद्योग लगाएंगे, PSUs में उद्योग ही लगाए जाते हैं, पहला। दूसरा फैक्टर क्या आता है यहाँ पर कि क्यों PSUs लगाए गए, तो दूसरा फैक्टर ये था कि निजी सेक्टर जो हमारे देश का है उसके पास ना तो पूंजी है और ना ही तकनीक है कि इतने बड़े स्तर पर लार्ज स्केल पर कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करें। तो सरकार यानी गवर्नमेंट अगर इन सेक्टर में स्वयं प्रवेश करती है, अगर इस क्षेत्र में स्वयं प्रवेश करती है, तो प्राइवेट सेक्टर जो है उनकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। टेक्नोलॉजी भी उन्हें मिल जाएगी और ये सब कैपिटल की कमी है तो वो भी दूर हो जाएगी, तो प्राइवेट की समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सरकार ये करे। नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट कि जब हम ये बड़े बड़े कारखाने लगाएंगे तो इनसे क्या होगा, इनसे रोजगार सृजन होगा, नए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ठीक, यही हमारी समस्या थी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए। ठीक है भाई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देते हैं। प्लस क्या होगा कि ये जो PSUs हैं इन कंपनियों को लाभ होगा, बेनिफिट होगा। तो बेनिफिट होने से हम क्या कर पाएंगे, सरकार कहती है कि हम इनसे भारतीयों को यानी इनको पब्लिक गुड्स एंड पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। पब्लिक सर्विसेज जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सड़कें हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, तो ये चीज़ें हम उपलब्ध करा पाएंगे उनको। प्लस ये जो PSUs हैं इनके जो प्रोडक्ट बनेंगे, ये कुछ सामान भी तो बनाएंगे ना, तो वो प्रोडक्ट हमारी डिमांड पूरी करेंगे जिनकी हमें ज़रूरत रहती है। प्लस ये ऐसे प्रोडक्ट हैं इनको हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, निर्यात करेंगे तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आ जाएगी, और फॉरेन करेंसी आ जाएगी तो हम नए PSUs लगा पाएंगे, नए लोगों को रोजगार दे पाएंगे, पिछड़े इलाकों में लगाएंगे तो जिससे सबका विकास होगा।
ऐसे 5-7 ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हो कि इनके महिमा मंडन के पीछे ये फैक्टर थे। अब चेक करते हैं कि हुआ क्या, क्या वास्तव में ये सब चीज़ें हुई थी कि नहीं हुई थी। पहली बात कि निजी क्षेत्र का विकास हुआ। हाँ, निजी सेक्टर का तो विकास होता है। आज देखो आप निजी सेक्टर कितना दौड़ रहा है। रोजगार सृजन वाले पॉइंट पर अगर हम चर्चा करें, रोजगार की स्थिति क्या थी, तो रोजगार जो है आवश्यकता से ज़्यादा दे दिया। 100 कर्मचारियों की आवश्यकता थी, 1000 लोगों को भर्ती करा दिया, तो जो उसको फ़ायदा होना था वो 900 लोगों की सैलरी पर व्यय हो गया। ठीक, इनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते थे वो प्रोडक्ट कैसे थे, उनकी डिमांड हमारे देश में इतनी ज़्यादा हो गई कि ये उसकी सप्लाई नहीं कर पाए, आपूर्ति नहीं कर पाए रहे, तो आपूर्ति फेल हो जाती है। जब अपने देश की सप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो एक्सपोर्ट आप कहाँ से करोगे, तो फॉरेन करेंसी लाने का जो सपना था वो भी बेकार हो गया। अब जब आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो नए PSUs कहाँ से लगाओगे, ये भी जो थे वो सारे के सारे घाटे में चले गए, राइट। तो PSUs फेल हो जाते हैं। तो ये 1956 में ही ये बातें इस पे फोकस किया गया था। तो 1956 की पॉलिसी में इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। क्लियर है ये बात? ठीक, अब हम बात करेंगे PSUs में सुधार होता है, रिफॉर्म्स होता है, डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको भी हम देखेंगे। नेक्स्ट अगली पॉलिसी जो आती है, अब उस पर चलें। अगली पॉलिसी आई हमारे देश में जिसे हम 1970 की औद्योगिक नीति के नाम से जानते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति। ये क्या करती है, इसके क्या, तो इसमें जो प्रोविजन था, पॉइंट नंबर 1 मेंशन कर सकते हैं कि ये जो लाइसेंसिंग और परमिट और कोटा राज था, इसकी आलोचना की गई क्योंकि इसमें रिश्वतखोरी को बढ़ावा मिल गया था। ये LPQ सिस्टम अपने लक्ष्य के विपरीत कार्य कर रहा है। लक्ष्य क्या था, देश के संसाधनों का समुचित दोहन हो सके उसके लिए काम करना। तो विपरीत कार्य कर रहा था कि जो लोग उद्योग लगा चुके हैं, रिश्वत दे करके नए उद्योग का लाइसेंस ले लेते थे, रिश्वत दे के परमिट, रिश्वत दे के कोटा राज। तो लक्ष्य के विपरीत कार्य कर रहा है, इसलिए इसकी आलोचना की गई क्योंकि संपन्न उद्योगपति जो है वो इसका दुरुपयोग करने लगा है, पति के द्वारा दुरुपयोग, राइट। तब कमेटी बनाई गई कुछ जांच के लिए, हजारी कमेटी बनाई गई, दत्त समिति बनाई गई और इन्होंने सुझाव दिए। अब इसी पॉलिसी के तहत एक नया कानून लेकर आए जिसका नाम है MRTP एक्ट, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। मोनोपोलिस्टिक का मतलब हो जाता है एकाधिकार, है ना। मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, यानी व्यापारिक एकाधिकारकारी जो प्रवृत्ति है उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, उसको रोका जाएगा। यानी इसका एक्ट के तहत प्रावधान था कि एक इसमें MRTP लिमिट बना दी गई थी। व्हाट इज लिमिट? 25 करोड़ कि ऐसी कंपनी जिसकी सकल पूंजी 25 करोड़ रुपए हो जाती है तो वो नई कंपनी नहीं खरीद सकती, यानी किसी कंपनी के खरीदने पर रोक लगा दी। क्यों किया गया? कारण क्योंकि सबको अवसर मिलना चाहिए। अगर पुरानी कंपनी को ही दूसरी कंपनी को खरीदना है तो एक ही व्यक्ति अमीर होता जाएगा, है ना। इस लिमिट को इंदिरा जी के समय बढ़ा करके 50 करोड़ कर देते हैं, राजीव गांधी के समय बढ़ा करके 100 करोड़ कर देते हैं, और जब उदारीकरण किया जाता है 1999 में तब इस लिमिट को समाप्त कर देते हैं। ठीक, क्यों समाप्त किया जाता है? क्योंकि अब हमारा देश विकासशील तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, छोटी कंपनियों से काम नहीं चलने वाला है। ठीक, ये प्रमुख प्रोविजन इसमें हो जाते हैं, तो ये याद करने वाले पॉइंट है। अगला पॉइंट आता है कि उद्योग जगत को इस पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी? 1970 इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन,
उद्योग जगत को अनेक सेक्टर में डिवाइड किया गया, नए नए नाम दिए गए, अनेक सेक्टर में वर्गीकृत किया गया। क्या? जैसे एक नाम रख दिया कोर इंडस्ट्रीज, कोर इंडस्ट्रीज। दूसरा नाम क्या रख दिया यहाँ पर? दूसरा नाम रख दिया नॉन कोर इंडस्ट्रीज, यानी आधारभूत उद्योग, गैर आधारभूत उद्योग। तीसरा नाम यहाँ पर रख दिया हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग। ठीक, फिर मिडिल सेक्टर, स्मॉल स्केल सेक्टर, जॉइंट वेंचर, डिफरेंट नाम यहाँ पर दे दिए जाते हैं। कोर इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जो 6 आधारभूत उद्योगों से संबंधित थी, सीमेंट, आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, सिविल एविएशन, शिपिंग, उससे संबंधित हो जाती है ना। तो ये वर्गीकरण भी यहाँ पर कर दिया जाता है। जॉइंट वेंचर का मतलब था केंद्र, राज्य और निजी तीनों मिल सकते हैं, केंद्र और निजी भी मिल सकता है, राज्य और निजी भी मिल सकता है, उसको जॉइंट वेंचर के नाम से जानते हैं। तो ये बड़े परिवर्तन 1970 की पॉलिसी के तहत किए गए। अगली पॉलिसी जो आती है वो आती है ईयर 1973 में। ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बट फिर भी पढ़ने में कोई बुराई बिल्कुल भी नहीं है। इस पॉलिसी में हाई प्रायोरिटी सेक्टर, यानी कि उच्च प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र थे, उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र, उनमें विदेशी निवेश को अलाउ करेंगे। अब विदेशी निवेश को तो हम अलाउ करेंगे, यानी कौन सा निवेश अलाउ करने जा रहे हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बट उसका माध्यम क्या होगा, किस तरीके से? 2 माध्यम हो सकते हैं। क्या डायरेक्ट पूंजी लगाने की परमिशन दे रहे हो आप विदेशियों को? नहीं, ये तो हम नहीं देने वाले अभी 1973 में। तब क्या कर सकते हो? आप टेक्नोलॉजी ला सकते हो। अब पूंजी लगाने नहीं दोगे, टेक्नोलॉजी महंगी आएगी, तो एक प्रकार से ये इतना काम का नहीं था। बट इसी फेज में कोक कंपनी आती है सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली, जिसका विरोध किया गया। क्रिसलर और एम्बेसडर के बीच समझौता हुआ था, उसका विरोध किया जाता है। इसी समय फेरा, FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट 1973 पास हो गया। 74 से इसे लागू कर दिया जाता है, राइट। 74 से इसको लागू कर दिया जाता है। कारण क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्यों ये लागू किया गया, क्या बात थी इसमें? हमारे देश में फॉरेन करेंसी की तो कमी है, शॉर्टेज है, तो विदेशी मुद्रा का पलायन रोकने के लिए, ठीक, कि विदेशी मुद्रा यहाँ से दूसरी देश में, क्योंकि फॉरेन करेंसी चाहिए, तो इसलिए ये फेरा लाया गया। ये कठोर कानून था, जेल भेजे जाने के भी प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए थे। जॉइंट सेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया गया, संयुक्त जो क्रम होते हैं, और 19 ऐसे उद्योगों की सूची बनाई जिसमें क्या रखा गया था, इसमें बेसिक गुड्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि जो कोर इंडस्ट्रीज और हमारी जो आवश्यक चीज़ें थी उनको सप्लाई करने वाली, इन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये पॉलिसी हो गई। इसके बाद अगली पॉलिसी पर चलते हैं, जो आती है जिसे हम नाम देंगे 1977 की औद्योगिक नीति, 1977 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति प्रस्ताव कहते हैं इसको। इसकी प्रमुख बातें क्या आती हैं, जो इसकी प्रमुख बातों पर भी ध्यान दें। ये फेज याद करो, 1977 में सरकार किसकी थी? तो पहली देश में गैर कांग्रेसी सरकार थी, मोरारजी देसाई इस समय प्राइम मिनिस्टर है, ठीक। तो इसके द्वारा पहला कि जो गैर जरूरी क्षेत्र थे उनमें भी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा था, विदेशी निवेश, उस पर रोक लगा दी कि नहीं होने देंगे। दूसरा फोकस करते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र का हम क्या करने वाले हैं, विकेंद्रीकरण करेंगे। औद्योगिक डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण पर ज़्यादा फोकस किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तीसरा ये फोकस करते हैं इनके द्वारा DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, जिला उद्योग संघ, यानी यदि आप लोन लेना चाहते हो स्व रोजगार के लिए तो आपको यहीं एप्लीकेशन देना पड़ती है, इनकी स्थापना करते हैं। ये लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इनको बढ़ावा देते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान फोकस करते हैं इस पॉलिसी के द्वारा।
इसी के द्वारा खादी एवं ग्राम उद्योग की भी स्थापना की जाती है। ठीक, रोजगार परक जो मतलब जनता के लिए जो रोजाना की आवश्यक वस्तुएं हैं उनको स्त्रीकृत मूल्य पर सप्लाई करने की बात की गई। स्टेबलाइज्ड प्राइस कि सब्जियां हुआ, अनाज हुआ, इनके बिना व्यक्ति काम नहीं करेगा, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना। लघु और कुटीर उद्योग में अंतर क्या होता है, कोई बताना चाहे? देखो, लघु उद्योग का मतलब होता है कि इसमें परिवार के जो सदस्य हैं वो तो भाग लेते ही हैं, बट काम करने के लिए बाहर से भी कुछ अन्य लोगों की मदद ली जा सकती है, यानी अतिरिक्त मजदूरों के साथ स्टार्ट किया गया उद्योग उसे लघु उद्योग कहते हैं, फैमिली मेंबर के साथ साथ। कुटीर उद्योग का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ परिवार के सदस्य ही उस काम को करेंगे, उसे कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री या कुटीर उद्योग। क्लियर है ये बात? 1980 में फिर से सरकार चेंज हो गई, इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है, तो नई पॉलिसी आई, इसे हम 1980 की औद्योगिक नीति के नाम से जानते हैं। क्या हुआ इस 1980 की औद्योगिक नीति में? इसमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो पुरानी सिचुएशन थी 1973 में, उसे रीस्टोर कर दिया जाता है, उसी लेवल पर वापस लेके आ जाता है। एक नया कंसेप्ट आया इस पॉलिसी में, वो कंसेप्ट है जिसे हम आर्थिक संघवाद के नाम से जानते हैं। इसको इकोनॉमिक फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरल पढ़ते हैं ना पॉलिटी में, फेडरलिज्म। इसका अर्थ ये हुआ कि केंद्र प्लस राज्य और निजी तीनों मिलकर के आर्थिक विकास में, औद्योगिक विकास में सहयोग करेंगे। इकोनॉमिक फेडरलिज्म का मतलब ये हो जाता है। और फोकस थोड़ा सा करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा ध्यान देंगे। पीएसयूज जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन थे, घाटे में जा रहे थे, तो उनकी दक्षता, एफिशिएंसी बढ़ाने का प्रयास किया गया, यानी उनका घाटा जो था उस घाटा दूर करने की कोशिशें की जाने लगती हैं। फिर क्या किया जाता है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ थी, मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी, वो तो वैसी की वैसी चल ही रही थी, लेकिन जो लघु और कुटीर उद्योग थे उनको और ज़्यादा सब डिवाइड कर दिया गया। एक बना दिया गया टिनी सेक्टर। टिनी सेक्टर मतलब जिसे बिद्दी क्षेत्र कहते हैं। उस समय ऐसा सेक्टर जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए का निवेश किया जा सके। दूसरा जिसे नाम दिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अधिकतम 20 लाख रुपए तक निवेश किया जा सके 1980 में। और तीसरा था सहायक उद्योग, सब्सिडरी इंडस्ट्रीज, जिसमें 25 लाख तक का निवेश किया जा सके। जैसे आप लैपटॉप बनाते हो तो लैपटॉप का जो उसका प्रोसेसर है उसको बनाने वाली कंपनी, उसे सहायक उद्योग के नाम से जानते हैं। ठीक, साथ ही साथ ग्रामीण उद्योगों पर, यानी ग्रामीण क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाएं, इस पर फोकस किया जाता है। हैंडलूम, हथकरघा उद्योग पर बल दिया जाता है। क्षेत्रीय असंतुलन यानी रीजनल इम्बैलेंस जो है उसको दूर करने की कोशिशें की जाती है। तो ये सब काम किए गए 1980 की पॉलिसी के द्वारा, राइट। अब क्या होता है, अब राजीव गांधी का दौर आएगा, ठीक है। तो राजीव गांधी बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे उस समय, और उनके समय जो पॉलिसी आई उसे हम 1985 की औद्योगिक नीति के नाम से जानते हैं। कांग्रेस इनको क्रेडिट देती रहती है कि देश में जो भी विकास हुआ, टेलीफोन आया, उदारीकरण आया, राजीव गांधी की वजह से आया, वो पीवी नरसिम्हा राव का नाम लेने से बचती है। जबकि वास्तव में पीवी नरसिम्हा राव के समय सारी चीज़ें हुई थी। तो वो सोनिया जी और पीवी नरसिम्हा राव के बीच के कुछ विवाद हैं, उन्हें हम किसी दिन हिस्ट्री के टॉपिक में कवर करेंगे। राजीव गांधी ने जो ये पॉलिसी उस समय स्टार्ट हुई, तो उन्होंने कि वैश्विक लेवल पर ग्लोबली जो चेंज आ रहे थे, तो वैश्विक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए सरकार की जो नीति थी उसको उदारीकृत करने की ओर, लिबरल बनाने की ओर लेके जाते हैं। कई सारे
तकनीकी मिशन की शुरुआत होती है, टेक्निकल मिशन की शुरुआत होती है। MRTP जो लिमिट थी उसको बढ़ा के 100 करोड़ किया जाता है। विदेशी निवेश को भी फोकस करते हैं। ये सब बातें हुई थी। ये एक भाग हमारा हो गया कंप्लीट। कौन सा भाग कंप्लीट हो गया? 1990 के पहले का। अब आएगा 1990 के बाद की स्थिति कि भारत में 1990 के बाद जो सीन सिचुएशन बदला है वो क्या था, क्यों किया गया ऐसा, और उसके क्या हमें मेरिट्स बेनिफिट्स मिले, क्या नुकसान मिले। नेक्स्ट लेक्चर इसी से कनेक्टेड रहेगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, तो उसको तो आप निश्चित कल देखेंगे। और अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए ये रेफरल कोड याद रखेंगे। सिस्टमेटिक क्लास पढ़ना है तो उसको ज्वाइन कर सकते हो फॉर 10% डिस्काउंट, मुकेश लाइव या मुकेश कटारे। सो आज के लिए इतना। थैंक यू एंड गुड लक।